हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कंसिस्टेंसी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये हमारा कॉमर्स पीवाईक्यूज 2021 का पार्ट 5 है। ठीक है, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट्स हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें जाके देख लीजिए, जिनमें मैंने हर एक पार्ट में 15-15 क्वेश्चंस हैं कॉमर्स के डिस्कस किए हैं गाइस। ठीक है, और ये पीवाईक्यूज हमारे वो हैं जो अभी 2021 एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए थे। उनमें मैं हर एक पीवाईक्यूज को विद एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व करा रही हूँ, अप्रोच भी सिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आइए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मे नॉट रिजल्ट इन क्रेडिट रिस्क। हमें ये 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा क्रेडिट रिस्क को डिफाइन नहीं कर रहा है। ठीक है, कि किसकी वजह से क्रेडिट रिस्क है वो अराइज नहीं होता। देखो, क्रेडिट रिस्क होता है हमारा अमाउंट से रिलेटेड, है ना। सपोज हमने कोई प्रोडक्ट सेल किया लेकिन हमें उसके पैसे नहीं मिले, ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा क्रेडिट रिस्क। हमने कोई लोन दिया, उसकी हमें रिपेमेंट नहीं मिली, तो वो क्या हो गया क्रेडिट रिस्क। ठीक है, कि जिसमें अमाउंट ना मिलने का जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसे हम क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। तो इन चारों स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि कौन सा क्रेडिट रिस्क को डिफाइन नहीं कर रहा। देखो, पहला क्या है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट में नॉट बी रिपेड इन केस ऑफ डायरेक्ट लैंडिंग। देखो, ये तो क्रेडिट रिस्क हो गया। ठीक है, इन केस ऑफ गारंटीज और लेटर ऑफ क्रेडिट फंड में नॉट बी फोर्थ कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट अपॉन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द लाइबिलिटी। आपको पता होगा जब हम बैंक से गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट लेते हैं, अगर अब उसके लिए हमें फंड्स नहीं मिलते ड्यू टू आवर लाइबिलिटी, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया क्रेडिट रिस्क। ठीक है, इससे क्या होता है क्रेडिट रिस्क अराइज हो जाता है। फंड सिक्योरिटीज सेटलमेंट में नॉट बी इफेक्टेड इन केस ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडिंग बिजनेस। सिक्योरिटीज ट्रेडिंग बिजनेस के केस में फंड्स और सिक्योरिटीज सेटलमेंट, ठीक है, जो कि अफेक्ट नहीं होती, तो वो भी हमारा क्रेडिट रिस्क हो गया, इससे क्रेडिट रिस्क अराइज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग एडिक्वेसी ऑफ लोन लॉस प्रोविजन, कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं लोन है ना, एडिक्वेट लोन को डिटरमाइन करने के लिए कि कितना लॉस प्रोविजन हमें बनाना है। तो अगर आप देखो तो इन चारों स्टेटमेंट में से पढ़ के सिर्फ एक डी स्टेटमेंट ऐसी है जो क्रेडिट रिस्क को अराइज नहीं कर रही है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आंसर हो गया फोर्थ। ठीक है, इनमें से इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ द प्राइवेट कंपनी gets rupees 30,000 per month basic salary and entitled to rupees 1,500 per month as entertainment allowance. What are the deductions under section 16 subsection 2 from gross salary in respect of entertainment allowance? क्या बोला है कि एक्स एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय है जिसे हर महीने 30,000 रुपये बेसिक सैलरी मिल रही है और 1,500 रुपये हर पर मंथ क्या मिल रहा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस के रिगार्डिंग उसे अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में कितनी डिडक्शन उसे मिल जाएगी। देखो, मैं आपको पहले ये बता दूं कि एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन उसी एम्प्लॉय को मिलती है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, इवन मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, ना कि प्राइवेट एम्प्लॉय है। लेकिन इसमें क्या बोल रखा है कि एक्स एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो इसको एंटरटेनमेंट अलाउंस की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल रिपीट बिहेवियर्स दैट ब्रिंग दैम सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर एंड स्टॉप दोज दैट ब्रिंग दैम डिससेटिस्फैक्शन और पेन इज नोन एज। क्या बोला है कि लोग उस बिहेवियर को तो रिपीट कर रहे हैं जिनसे उन्हें सेटिस्फेक्शन मिल रही है, खुशी मिल रही है, लेकिन उस बिहेवियर को रिपीट नहीं कर रहे हैं जिनसे उन्हें डिससेटिस्फेक्शन और पेन मिल रहा है, तो उसे हम कौन सा लॉ कहते हैं, वो हमारा होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, कौन सा होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारा रिपीटिंग बिहेवियर है वो किस चीज़ पे बेस्ड करता है,
कि उसका कितना आउटकम पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आउटकम आएगा तो ही हम उस बिहेवियर को रिपीट करेंगे, अदरवाइज हम उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस, कि हम किसी इवेंट की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उस चीज में उतने ही स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। ठीक है। ये लॉ ऑफ रेडो कोई चीज नहीं होती है। लॉ ऑफ रीडीनेस क्या होता है कि जो लर्नर है या फिर मतलब कोई भी पर्सन वो कितनी ईगरली किसी चीज को लर्न करना चाहता है। ठीक है। अगर वो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली प्रिपेयर है लर्न करने के लिए तभी वो अच्छे से लर्न कर पाएगा। ठीक है, रीड कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया? थर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रखी है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इज द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द टेम्पररी डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। इट अराइजेज व्हेन अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम। देखो, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? डेफर्ड टैक्स होता क्या है कि कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन अगर करंट टैक्स पेमेंट ना करके उसे फ्यूचर में पेमेंट करेगा, ठीक है, वो एक्चुअली में इस समय जो उसकी टैक्स लायबिलिटी है उसको वो पे नहीं कर रहा है बल्कि वो इन फ्यूचर पे करेगा, तो वो हमारा डेफर्ड टैक्स कहलाता है। ठीक है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? एक टैक्स अमाउंट होती है, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच का जो भी डिफरेंस होता है उसे हम डेफर्ड टैक्स बोलते हैं। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब होती है? जब हमारी अकाउंटिंग इनकम, क्या बोल रहा है कि जब हमारी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, जब हमारी अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा होगी तो वो हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाएगी। और अगर टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा हो तो वो हमारी डेफर्ड टैक्स असेट कहलाती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। अब दूसरी स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड डेफर्ड टैक्स असेट्स आर ओनली बुक एंट्री। ये बुक एंट्री होती है क्योंकि ना तो ये एक्चुअल लायबिलिटी होती है ना ही एक्चुअल असेट होती है, सिर्फ ये क्या होती है, इनको हम बुक में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई? करेक्ट। तो बोथ वो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटिंग टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ये बताना है। देखो, एक एक करके हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला क्या बोला है कि आरबीआई हैज डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरी एंड म्यूचुअल फंड्स। क्या आरबीआई डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड पे डायरेक्ट सुपरविजन करती है? नहीं। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है। डिपॉजिटरी एंड म्यूचुअल फंड्स पे कौन सुपरविजन करता है? इनके लिए अलग बॉडीज बनाई गई हैं, जैसे यूटीआई हो गया, सेबी हो गया, वो इन चीजों पे क्या करती हैं? सुपरविजन करती है, ना कि आरबीआई। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। मॉनेटरी कंट्रोल्स एक्सरसाइज्ड थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या बोला है कि हमारी इकोनॉमी में जब मॉनेटरी को कंट्रोल करना हो, ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना हो, तो उसके लिए हम सीआरआर और एसएलआर का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो तो कोई क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव मेथड होते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड में हमने पढ़ा था कि जब हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई एक्सेस हो जाती है तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। ठीक है, तो इसमें ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो मॉनेटरी कंट्रोल है उन्हें सीआरआर और एसएलआर के द्वारा एक्सरसाइज कंट्रोल किया जाता है। थर्ड क्या बोल रहा है कि प्राइमरी डीलर मेनली डील इन शेयर म्यूचुअल फंड यूनिट्स। कि जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो मेनली किस में डील करते हैं? शेयर म्यूचुअल फंड यूनिट्स में। नहीं, ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई? इनकरेक्ट। ठीक है, द डिक्रीज इन स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कॉन्ट्रैक्ट द क्रेडिट क्रिएशन। अगर हम स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे, तो उससे हमारा क्रेडिट भी कम क्रिएट होगा। नहीं, ये हमारी गलत स्टेटमेंट दे रखी है गाइस। देखो, अगर एसएलआर को अगर हम कम कर देंगे तो हमारा जो क्या होगा? क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हमें अपनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एसएलआर को कम करते हैं। और अगर हमें मनी सप्लाई को कम करना है तो उसके लिए हम एसएलआर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हमारी सेकंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज।
इनमें से कौन सी सर्विस हमारी पीपल प्रोसेसिंग सर्विस है? देखो, पीपल प्रोसेसिंग सर्विस का मतलब क्या हो गया कि जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो डायरेक्टली वो एक्शन हम पर्सन की बॉडी पे कर रहे हैं। ठीक है, किस पे कर रहे हैं? पर्सन की बॉडी पे हम डायरेक्ट जो एक्शन कर रहे हैं उसे हम पीपल प्रोसेसिंग सर्विस बोलते हैं। अब इनमें से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पीपल प्रोसेसिंग सर्विस का पार्ट है, हेल्थ केयर, लीगल सर्विस, एजुकेशन या ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली हेल्थ केयर। ठीक है, क्योंकि हेल्थ केयर में जो हेल्थ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वो डायरेक्टली पर्सन की बॉडी पे दिए जाते हैं, दैट इज नोन एज पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ इंटरव्यूज एज अ ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट टेक्निक हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। क्या बोला है कि अगर देखो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज वर्कर्स काम करते हैं उनको हमें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देने की जरूरत पड़ती है ताकि वो उस काम में और एफिशिएंट हो जाए। ठीक है, अब किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत है ना, किस को नहीं है, किस टाइम पे ट्रेनिंग की जरूरत है, किस टाइम पे नहीं है, तो इसको एसेस करने के लिए अगर हम इंटरव्यू का यूज करें, ठीक है, कि ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, ट्रेनिंग की नीड को एसेस करने के लिए अगर हम इंटरव्यू टेक्निक का यूज करते हैं तो उसकी क्या एडवांटेजेस होती हैं? पहला क्या है? क्वेश्चंस कैन बी मॉडिफाइड। ऑब्वियसली क्वेश्चन को मॉडिफाइड किया जा सकता है क्योंकि ये इंटरनल पार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही वो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, तो क्वेश्चंस को हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इजी टू एनालाइज। क्या इंटरव्यू के थ्रू ट्रेनिंग की नीड्स को एनालाइज करना इजी है? बिल्कुल भी इजी नहीं है गाइस, क्योंकि जो एम्प्लॉयज और वर्कर्स होते हैं जरूरी नहीं कि वो इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस हम उनसे पूछ रहे हैं वो उनका सही आंसर दें। ठीक है, तो बी क्या हो गया? गलत। कैन एक्सप्लोर अनएंटिसिपेटेड इश्यूज दैट कम अप। ये एडवांटेजेस हो सकता है कि अगर हम इंटरव्यू का यूज करते हैं ट्रेनिंग की नीड को एसेस करने के लिए तो जो अनएंटिसिपेटेड इश्यूज हैं उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे इशू आ रहा है। लेस टाइम कंज्यूमिंग। क्या इंटरव्यू का यूज करने से जो टाइम है वो कम कंज्यूम होता है? नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि एक एक एम्प्लॉय से हम पर्सनली जाके इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो बल्कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ना कि लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो इसका आंसर ए हो गया और सी हो गया। ठीक है, ए और सी, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर। क्या बोला है कि कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, अब हम इन्हें लॉजिकल वे में लगाना है कि किस तरीके से हम पोर्टफोलियो मैनेजर के ऑपरेशन को रजिस्टर करेंगे। ठीक है, तो उन्हें हमें किस में लगाना है? सीक्वेंस में लगाना है। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो ये हमारे शेयर्स होते हैं, मतलब कैपिटल मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट होती है, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करती है एसबी, सेबी, मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसे कंट्रोल करती है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर भी किसका पार्ट हो गया? हमारा कैपिटल मार्केट का पार्ट हो गया। तो सेबी का अप्रूवल, सबसे पहले हमें सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ए, तो ए सबसे पहले आ जाएगा। अब इन ऑप्शंस में देखो, ए सबसे पहले कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 3rd में, तो आपको ए से ही पता लग गया कि 3rd हमारा आंसर है। ठीक है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं, ए प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेबी। फिर उसके बाद हम सेबी का अप्रूवल लेने के बाद उसे फी पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए हम एडिक्वेट स्टेप्स लेंगे, बी। ठीक है, फिर उसके बाद सी, अब हम स्पेसिफाइड कैपिटल एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट मेंटेन करेंगे। उसके बाद अब हमने ये सारी चीजें कर ली, अब सेबी एक्ट के अंडर जो भी रेगुलेशंस है वो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमें हर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए सबसे पहले आ गया, ई सबसे लास्ट में आ गया, तो इससे आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि फॉर अ गिवन सेट ऑफ पेयर डाटा द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट हैव बीन कैलकुलेटेड एज बीइंग इक्वल टू आर पी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स रिस्पेक्टिवली। नाउ ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स सीरीज इज डिवाइडेड बाय 5। क्या बोला है कि अगर हम एक्स सीरीज को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो उसका हमारे कॉफिशिएंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखो, हमारे पास 3 चीजें हैं, आर, बी, एक्स, वाई, ठीक है, और बी, वाई, एक्स। देखो, बी एक्स वाई, जिसमें एक्स का क्या है? एक्स का क्या है? मेन रोल है। ठीक है, अगर हम एक्स सीरीज को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, ये तो हमारा 5 से डिवाइड हो गया, ये हमारा 5 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि एक वेरिएबल डिवाइड हो रहा है, एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आर पे। तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ, कि आर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बल्कि बी वाई एक्स कैसे चेंज हो जाएगा, क्योंकि 5 को अगर हम बी वाई एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी एक्स वाई 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें कुछ सेक्शंस दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें बता रखा है कि अब हम इन्हें सेक्शंस को हमें इनसे क्या करना है, मैच करना है। देखो, पेमेंट मेड टू सर्टेन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक, अगर आपको इनमें से एक या दो सेक्शन भी पता है तो आप इजीली बना लोगे। ठीक है, कि पेमेंट मेड टू सर्टेन इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, क्या बोला है कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूट को पेमेंट कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो वो कौन से सेक्शन में आता है, डी में, सॉरी कौन से सेक्शन में आता है, डी में, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। ठीक है, तो ये डी का 1 से मैच हो गया। अब ये दो ही ऑप्शन है ना जिसमें डी 1 से मैच हो रहा है। ठीक है, और अब देखो, पेमेंट मेड टू सर्टेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस, क्या बोला है कि अगर हम कोई पेमेंट कर रहे हैं सर्टेन इंस्टीट्यूट्स को फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस में रिसर्च करने के लिए हम किसी इंस्टीट्यूट को पेमेंट कर रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा सेक्शन में आएगा, वो हमारा आएगा थर्ड में। ठीक है, सेक्शन, एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये हमारा क्या आएगा, सी। देखो, डी का तो 1 हो गया, सी का 2 हो गया, है ना। और पेमेंट मेड टू कंपनी, अगर हम किसी कंपनी को पे कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो वो हमारा बी का 3। ठीक है, पेमेंट मेड टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अगर हम किसी आईआईटी कंपनी को पे कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो हमारा ए से मैच हो जाएगा, सेक्शन 35 सब सेक्शन 2A ई। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको इनमें से एक या दो सेक्शन पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैमसे प्राइसिंग, एक तरफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बोल रखी है, एक तरफ डिस्क्रिप्शन दे रखी है। देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, प्राइस स्कीमिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग पता है, उस दिन मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि प्राइस स्कीमिंग क्या होता है कि जब कोई कंपनी इनिशियली कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो वो हाई प्राइसेस पे करती है, तो सेटिंग अ हाई प्राइस व्हेन अ प्रोडक्ट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। अब बी को 1 से मिला दो, तो बी को अगर आप 1 से मिला दोगे तो दो ऑप्शन बन रहे हैं, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, और फर्म चार्जेस लोअर प्राइस टू गेन मार्केट एंट्री, जब फर्म शुरू में लोअर प्राइस चार्ज करती है उसे हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं। डी को आप 2 से मिला दो। ठीक है, अगर इन दोनों ऑप्शंस में डी को आप किससे मिला दिया, आपने 2 से मिला दिया। ठीक है, डी 2 से मिल गया, बी 1 से मिल गया, तो सिर्फ एक यही वाला ऑप्शन बचा, थर्ड वाला। ठीक है, अब आ जाएगा ए को आप 3 से मिला दो। राम से प्राइसिंग क्या हो गया कि प्राइस डेविएशन फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, कि मतलब मार्जिनल कॉस्ट से जो भी हमने प्राइस डेविएट किया है उसको हम किससे इनवर्सली प्रोपोर्ट कर देंगे, प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी। तो ए को 3 से मिला दिया, डी का 1 हो गया। अब सी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या हो गया है कि ये फुल कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें टारगेट रिटर्न, डिग्री ऑफ कंपटीशन, प्राइस इलास्टिसिटी, जितने भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है इन सबको मिला के जो भी प्राइस रखा जाता है प्रोडक्ट का उसे हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सी को 4 से मिला दो, तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इनमें हमें कुछ डैमेजेस दे रखे हैं, ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, एग्जाम्पलरी डैमेज, नॉमिनल डैमेज। देखो, नॉमिनल डैमेज कौन से होते हैं, जब भी हम कोई काम करते हैं बाई चांस कोई भी नॉमिनल सा डैमेज हो जाता है, ठीक है, नॉमिनल, तो उसे हम बोलते हैं जिसका कोई कंपनसेशन नहीं होता, तो नेवर ग्रांटेड बाय वे ऑफ कंपनसेशन, इसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। तो डी को आपने 1 से मैच कर दिया, डी को आप 1 से मैच करोगे तो सिर्फ दो ही ऑप्शन बन रहे हैं। ठीक है, दे आर क्वाइट हैवी इन अमाउंट एंड आर अवॉर्डेड बाय वे ऑफ पनिशमेंट ओनली। क्या बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस होता है और इसके लिए पनिशमेंट भी दी जाती है, तो सी को 2 से मैच कर दिया। ये होते हैं एग्जाम्पलरी डैमेज। अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोला है कि ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को जब हम बीच में तोड़ देते हैं तो उसकी वजह से जो भी लॉसेज होते हैं वो हमारे ऑर्डिनरी डैमेजेस होते हैं। ठीक है, तो ए को आपने 3 से मैच कर दिया, ए 3 से मैच हो गया, बी 4 से।
स्पेशल डैमेजेस कौन से होते हैं कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एग्रीव पार्टी बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट लॉस सफर करती है, उसे स्पेशल डैमेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो बी को 4 से मैच कर दिया, सी को 2 से, डी को 1 से, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपको पता हो कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जब निकालते हैं तो उसका यही फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्स इनटू में 100। ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट है। इफ द वैल्यू इन अ सीरीज आर नेगेटिव द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो नेगेटिव, नहीं, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, इफ वैल्यू इन अ सीरीज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर हम किसी सीरीज को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वेरिएंस 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा? नो, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेरिएंस होता है, ये उल्टा लिख रहा है, बल्कि वेरिएंस हमारा क्या होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इनमें से सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही है जो हमारी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो पहले के टाइम में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच होती थी। इंडिपेंडेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट्स, ऑब्वियसली। ठीक है, कि क्या होता था कि जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफर्ट है वो इंडिपेंडेंट होते थे, किसी पे डिपेंड नहीं करते थे, और इससे फर्म की कॉस्ट भी मिनिमाइज होती थी। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मॉनिटरिंग लिमिटेड टू करंट प्रोसेस, कि जो इन्फॉर्मेशन शेयर और मॉनिटर की जाती थी वो सिर्फ करंट प्रोसेस से लिमिटेड होती थी, नहीं, ये ट्रेडिशनल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो सी नहीं आएगा, तो सी जिसमें भी आ रहा है वो ऑप्शन आप हटा दीजिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, सिर्फ क्या बचा 1, तो इसका मतलब डी भी हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। स्मॉल ब्रेथ ऑफ सप्लायर बेस टू इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, अगर सप्लायर बेस का जो ब्रेथ है मतलब कम सप्लायर होंगे तो उनमें ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट अपनी जगह, लेकिन ये ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट में हमारी क्या हो गई, गलत हो गई, सिर्फ ए और बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ओके, इसका आंसर क्या हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द फर्स्ट ऑफेंस फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट कैन बी मैक्सिमम फॉर इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म ऑफ, क्या बोला है कि अगर हम कॉपीराइट क्लेम आ जाता है हमारे, तो उसके लिए जो फर्स्ट ऑफेंस होता है उसमें हमें मैक्सिमम कितने साल की जेल हो सकती है? 6 मंथ, फाइन ऑफ ₹20,000, 3 years एंड अ फाइन ऑफ ₹50,000, 3 years एंड अ फाइन ऑफ ₹2 लाख, 1 year एंड अ फाइन ऑफ ₹3 लाख। देखो डियर, ये क्वेश्चन आप तभी बना सकते हो जब आपको इसके बारे में पता हो। ठीक है, इसमें कोई तुक्का नहीं चलेगा। आप मैच द कॉलम में या फिर आप ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस में एक आध ऑप्शन अगर आपको पता है तो आप बना सकते हो, लेकिन ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको वो चीज़ पता है तो ही आप इसका आंसर करेक्ट लगा सकते हो। वैसे इसका आंसर क्या है कि 3 साल की मैक्सिमम जेल होती है और फाइन कितने का लगता है, 2 लाख का। ठीक है, फर्स्ट ऑफेंस में, तो इसका आंसर क्या हो गया 3rd। देखो गाइज, इसमें भी हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप इसे अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें मेरे चैनल को। आपको इस पे बहुत फ्रूटफुल सेशंस मिलेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है गाइज, इस ऐसे ही सीरीज़ में और आगे लाती रहूँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन होता है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लर्न विद कंसिस्टेंसी के नाम से। उस चैनल का जो लिंक है वो भी मैंने क्या कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और बाकी जितनी भी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अब तक अपलोड कर चुकी हूँ उन सारी वीडियोस का जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। ठीक है, तो आप वहां से जाकर उन वीडियोस का एक्सेस ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।